If anyone hasn't watched the first part, I would suggest एक बार first part जाकर देख लेना. It is going to be very critical for you. Okay. Yes. तो हमने काफी पिछली वाली क्लास में काफी चीजें कवर अप कर ली थी. अच्छा, एक चीज ना मेरे को बतानी थी. अगर किसी को पता नहीं कि यार हम बोलते हैं ना, बोलते रहते हैं कि यार हमारा यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर ज्यादा स्ट्रांग हो गया, या फिर हमारा इंडियन रुपी कमजोर पड़ गया. ये चीजें चलती कैसे हैं एक्चुअली, वो कोई नहीं बताता. तो आज मैंने सोचा मैं भी बता देती हूँ. इनफैक्ट व्हेन आई वाज मेकिंग दिस मॉड्यूल ना, आई आल्सो माई सेल्फ रिसर्च लॉट मेनी थिंग्स कि किसी को दिक्कत ना हो एटलीस्ट. बिकॉज हम भी जब इकोनॉमी पढ़ रहे थे हमें बहुत दिक्कत हुई थी काफी चीजों को समझने में. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. For example, when we say हमारा $1 was it's currently equal to, I've checked it now, 83, जो मैं पिछली वीडियो में भी बोल रही थी, 83 रुपीज. ओके, तो यू विल सी कि कभी वो 88 हो गया था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर, एंड फिर वो थोड़ा सा ठीक ठाक होकर 83 हो गया. जितना एटलीस्ट कम रहेगा रुपी का वैल्यू डॉलर के सामने, उतना बेटर रहेगा. बिकॉज उतना इजिली हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड में दिक्कत नहीं आएगी. ऑफकोर्स हमारे को बैलेंस ऑफ ट्रेड है नहीं वैसे यूएस के साथ, बट उतना हमारे लिए बेटर रहेगा. बिकॉज उतने हमें कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे डॉलर के लिए. हमें पता है कि डॉलर क्या है, ग्लोबल करेंसी है. डॉलर बहुत रेलिवेंट है सब चीजों के लिए, सारे ट्रेड के लिए. कुछ अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, कुछ चीजें मंगवानी, सबको डॉलर में ही होता है आदान प्रदान. जितना आप डी डॉलराइजेशन करें, अभी उतना हम उस लेवल पर आए नहीं है हम उसको सक्सेसफुली डी डॉलराइजेशन कर सकें. बट सब कुछ तो यूएस डॉलर में होता है ना अभी, और हमें यूएस डॉलर की बहुत डिमांड है और हमें बहुत नीड है. जितनी हमारी वैल्यू कम रहेगी रुपी की, उतने रुपीस हमें यूज करने पड़ेंगे, उतने कम रुपए यूज करने पड़ेंगे डॉलर को खरीदने के लिए. ठीक है. ओके, अब वो कैसे होगा? वो होगा अगर दोनों करेंसी से बैलेंस मेंटेन रहे. फॉर एग्जाम्पल व्हेन मैंने बोला कि हमारी कंट्री में एफपीआई एफडीआई आया या फिर एफआईआई आए, ठीक है, यूएस वाले कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए आए, तो इसका मतलब ज्यादा डॉलर्स आ रहे कंट्री में. ठीक है, ज्यादा डॉलर्स आ रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही हूँ अपना मटेरियल बाहर, अपनी कंट्री का मटेरियल बाहर ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही हूँ, है ना. यूएस में ज्यादा एक्सपोर्ट कर, या फिर इनफैक्ट किसी भी कंट्री को कर, जिस कंट्री के साथ स्पेसिफिकली मैं लोकल करेंसी में ट्रेड नहीं कर रही, ठीक है, उस कंट्री के साथ कर रही हूँ, फिर यूएस के साथ कर रही हूँ. इसका मतलब मेरे को जो पेमेंट आएगा, जो मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, मेरे को तो उसको पेमेंट तो आएगा ना. तो वो पेमेंट मेरे को मिलता रहेगा खुद, है ना. मतलब इस केस में यूएस डॉलर्स और आ रहे हैं मेरी कंट्री में. ठीक है. तो जितना हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे, जितनी हम चीजें बेचेंगे, जितने हम अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टैब्लिश करेंगे, जितनी अपनी कंट्री को अच्छा बनाएंगे, उतने ज्यादा डॉलर्स हमारी कंट्री में आएंगे, उतने ज्यादा इनफैक्ट बैलेंस मेंटेन रहेगा डॉलर्स के बीच में और रुपीस के बीच में. राइट, अच्छा खासा बैलेंस. एंड उससे हमारी करेंसी ज्यादा डेप्रिशिएट नहीं करेगी या अप्रिशिएट नहीं करेगी, और बैलेंस आउट रहेगी हमेशा. ठीक है, सही लेवल पर रहेगी. ठीक है, उसके वजह से ये सब होता है. अब सिनारियो अगर ऐसा मान लो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करने ना आए एफ आई आई यूएस से, मैं सब बताऊंगी, एफ पी आई एफ डी आई एफ आई आई. या फिर मान लो हम कुछ ज्यादा ही इम्पोर्ट कर रहे हैं. अब हम ज्यादा ही इम्पोर्ट करेंगे, मतलब ज्यादा ही चीजें हम खरीदेंगे, तो ज्यादा डॉलर्स बाहर जाएंगे ना हमारी कंट्री से. और अगर हमारे कंट्रीज में एफ आई आई इन्वेस्ट करने ही नहीं आएंगे, तो मतलब रुपए ही नहीं आए, मतलब बाहर से पैसे ही नहीं आएंगे, बाहर से डॉलर्स ही नहीं आएंगे. और नहीं आएंगे तो उसका मतलब लोग हमारी करेंसी को इतना स्ट्रॉन्ग ही समझते हैं ना, और हमारी करेंसी की वैल्यू ऑफकोर्स गिर जाएगी. ट्रस्ट तो लोगों का गिर ही जाएगा, बट ऑफकोर्स जो बैलेंस बना रहना चाहिए यूएस डॉलर्स के बीच में, रुपीस के बीच में, वो बैलेंस भी नहीं मेंटेन रहेगा. बिकॉज हमारे पास इतने डॉलर्स रहेंगे ही नहीं कि हम उसको इक्विवेलेंट रख सकें हमने रुपीस के. समझ में आया? तो दिस इज हाउ द सिस्टम एक्चुअली वर्क्स. ओके, मैंने एक्सप्लेन कर दिया बिकॉज आई थिंक किसी आगे वाली स्लाइड में नहीं, इसलिए मैंने इसको कर दिया अभी. ठीक है. ओके, फैक्ट्स टू रिमेंबर, वी वर ऑन दिस. डी डॉलराइजेशन अब चल गया डीमोनेटाइजेशन. सॉरी, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, डीमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था. टू बी प्रिसाइज, रिमेंबर द डेट 8 नवंबर 2016, वेरी रेलिवेंट फॉर यू. ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा 1000 रुपी नोट्स वर डीमोनेटाइज्ड इन द ईयर 2016 एज नो लॉन्गर लीगल टेंडर. Legal tender matlab they do not have any kind of backing, they don't have any kind of validity today in the eyes of law. Okay, remember this particular thing. So that is known as demonetization. So उसमें no legal tender का मतलब I think you have understood this. And demonetization का तो मतलब है वो करेंसी अब हट गई है completely. तो this is the thing. जैसे हमारे पास करंट डिनोमिनेशन 2 है, 5 है, 10 है, 20, 50, 100, 200, 500, 2000. 2000 का सर्कुलेशन 2023 में बंद हो गया था. 1000 रुपीज का सर्कुलेशन भी बंद हो चुका था 2016 में. 500 रुपीज का सर्कुलेशन को नोट को चेंज करा था, बट इनफैक्ट फिर भी यूज हो ही रहे थे वो नोट्स. अब वो नोट्स दिखते नहीं है. 500 के पहले अलग से दिखते थे आई गेस. नहीं, 500 के पहले थे ही नहीं. नहीं, 500 के नहीं थे पहले.
ठीक है। एक 500 का नोट होता था, आई रिमेंबर, मेरे को याद नहीं आ रहा है, वाज वेरी स्मॉल ड्यूरिंग दिस टाइम। इसको 2016 कर लेना, 2026 गलती से आई थिंक प्रिंट हो गया था। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। जब लीगल टेंडर गवर्नमेंट विड्रॉ कर लेती है, दैट इज नोन एज डिमोनेटाइजेशन, मतलब उसका लीगल स्टेटस खत्म हो जाता है, स्टेटस और स्टेटस वट एवर यू वांट टू से। escrow account, right? Newspaper articles, if you are reading The Hindu, if you are reading Indian Express, if you are reading any other important newspaper, ये दो ही न्यूज़पेपर हैं जो मैंने बताया है कंपेरेटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स को पढ़ने चाहिए। अगर मैं आइडिया नहीं है मैं किस न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रही हूँ, देयर इज अ वीडियो दैट आई हैव प्रिपेयर्ड। क्लैट फाउंडेशन वाली मेरी प्लेलिस्ट पे चले जाओ, प्लेलिस्ट का नाम ही क्लैट फाउंडेशन है, वहां पर यू गोइंग टू फाइंड हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, वहां पर सब कुछ एक्सप्लेन करके रख दिया मैंने। ठीक है, एस्क्रो अकाउंट। अब एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, हम ना बहुत बड़ी बड़ी जगह यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये टर्म यूज होता है आर्टिकल्स में, एडिटोरियल्स में, फैक्ट्स एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज मैंने इनफैक्ट, हाँ, जब when I used to read it, then I used to see this, एक बार एक आर्टिकल आया था एस्क्रो अकाउंट पर, तो आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शन से और बी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन है, राइट, बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है। ए ने कुछ खरीदा है बी से, है ना। अब ये क्या बात है, अब ना ए को पेमेंट कर दी, अब ए ने पेमेंट कर दी एस्क्रो अकाउंट में। एस्क्रो एजेंट होता है जो इस अमाउंट को मैनेज करता है, अकाउंट को मैनेज करता है, उसने ना ये पेमेंट इधर कर दी, अपनी पैसे इधर दे दी, इधर एस्क्रो अकाउंट में जमा कर दी है। अब जैसे ही जो बी है ना वो आइटम डिलीवर कर देगा ए को, तो वैसे ही जो ई ए है, मतलब ये जो एस्क्रो अकाउंट है, ये अमाउंट रिलीज कर देगा बी को, और बी को अपना पैसा मिल जाएगा। दिस इज हाउ द थिंग वर्क्स। दिस इज नोन एज एस्क्रो अकाउंट। जहां पर एक थर्ड पार्टी अकाउंट को हैंडल कर रही होती है, वो न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, वो एक बंदे का पैसा बचा कर रखती है ताकि कोई ऑफकोर्स प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ए ने पहले बी को पैसे पे कर दिए होते, बी भाग जाता, ऑफकोर्स वो बहुत अलग बात है कि वो केस फाइल कर रही है, वो पुलिस को कंप्लेन कर रही है, वो सब, लेकिन मान लो बी भाग गया, उस केस में उसका पैसा कहाँ जाएगा? तो उसके लिए बड़े बड़े ट्रांजैक्शन में यूजुअली यूज होता है, हम एस्क्रो अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अग्रीमेंट हो जाता है पार्टी में, फंड्स डिपॉजिट हो जाते हैं, कंडीशंस फिर हो जाती है कि अगर तुम मेरे को सामान दे दोगे तो वो एस्क्रो अकाउंट का अमाउंट जो है वो तुम्हें चला जाएगा, और फंड्स फाइनली रिलीज हो जाते हैं वंस द कंडीशंस आर मेट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व भी बोला जाता है, तो ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि दोनों अलग टर्म्स है, बट दोनों सेम है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फिर फॉरेक्स रिजर्व एक ही बात है। देखो याद रखना, जब भी हम किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हम पहले इंडिया के बारे में बात करते हैं। चलो, इंडिया में आरबीआई उतने अमाउंट प्रिंट कर सकते, उतने ही पैसे को प्रिंट कर सकता है जितने उसके पास फॉरेक्स रिजर्व है। अब फॉरेक्स रिजर्व किस चीजों से बने होते हैं? फॉरेक्स रिजर्व में कुछ फॉरेन करेंसीज होती है। फॉरेन करेंसी हर करेंसी नहीं होती कि वो जिम्बाब्वे की या चैड की या फिर ब्राजील की करेंसी है, बट हाँ उसके अंदर यूएस डॉलर्स होते हैं, उसमें यूरोज होते हैं, उसमें येन भी होता है, जापानीज येन, उसमें रेनमेन बी भी होता है विच इज द चाइनीज करेंसी, एंड उसमें ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग भी होता है। ठीक है, तो ये करेंसीज होते हैं आपके फॉरेन करेंसी एसेट्स में, जितनी भी पॉपुलर और मोस्ट डिमांडेड करेंसीज हैं। ठीक है, मैं डिमांडिंग करेंसी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं किसी छोटी मोटी कंट्री की करेंसी नहीं लूंगी, आई एम गोइंग टू टेक ओनली डिमांडिंग करेंसीज व्हिच आर यूज्ड इन द ट्रेड। ओके, एंड ये ऑफ कोर्स बिगेस्ट इकोनॉमीज भी हैं इसलिए। गोल्ड रिजर्व्स भी होंगे, ठीक है, कंट्री उसमें पर्टिकुलर चीज में एक स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स भी होंगे। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है विच इज क्रिएटेड बाय आईएमएफ। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में है, इसका मतलब अभी समझा देती हूँ। और एक रिजर्व पोर्शन विद आईएमएफ, इंडिया शेयर इन द आईएमएफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कैसा होता है ये मैं बताती हूँ। ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, रिजर्व पोजिशन विद आईएमएफ, और ये जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है, ये दोनों चीजें लिंक्ड है, मैं आपको आपस में बताती हूँ। बट ऑफ कोर्स मैंने क्या बोला, इंडिया का शेयर इन द आईएमएफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जैसे हमारा गोल्ड है, हमारा गोल्ड का कंट्री का क्या है, काफी ब्रिटेन में भी है और काफी लंदन में है, ऑफ कोर्स ब्रिटेन, एंड तुम्हारा न्यूयॉर्क में भी है। सो दीज टू प्लेसेस में हमारा गोल्ड है। गोल्ड इसलिए ऐसा क्यों है, कंट्रीज क्या करती यूजुअली अपना गोल्ड अपनी कंट्री में नहीं रखती, देखा जाता है यार, अपनी कंट्री में नहीं रखती, वो बाहर किसी और कंट्री में रख देती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि वो सारे ही रख देती दूसरी कंट्री में, बट नहीं, वो कुछ अपने पास रखती है, काफी अपने पास रखती है जितना उन्हें रेशियो लगता है, फिर वो कहीं इधर रख देती, फिर वो उधर रख देती, फिर कहीं इधर बन देती है। ऐसा क्यों होता है? कहीं दिक्कत आ जाए, ऑफकोर्स है, पता नहीं ना, कब मिलिट्री को हो जाए, या फिर कब कोई आकर टेररिस्ट इंसर्जेंसी हो जाए कंट्री के अंदर ही, कब कोई आकर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए, हमारा गोल्ड ही कोई चुरा कर ले गया, इतनी बड़ी दिक्कतें आ गई, तो हम एटलीस्ट बाहर से उसको ला सकते हैं। तो इसलिए इस पर्पसेस के लिए गोल्ड हम काफी कभी कभार या फिर हमेशा कंट्रीज पर डिपेंड करता है, वो बाहर रखकर आती है सेफ जगह में। और ऐसा नहीं हम नहीं रखा हुआ लंदन में, लंदन में बहुत सारी कंट्रीज में रखा हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन वी टॉक अबाउट द इमरजेंसी सिचुएशन, जब हमारी कंट्री में इमरजेंसी आ गई थी 1991 में, और जब फाइनली इमरजेंसी से हमें रेस्क्यू करा गया था बाय फाइनेंशियल इमरजेंसी वाली सिचुएशन बता रही हूँ मैं। ठीक है, इट वाज नॉट फाइनेंशियल इमरजेंसी, वाज नॉट डिक्लेयर्ड,
और मैंने जब इमरजेंसी बोला इसका मतलब ये नहीं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में बोल रही हूँ, बट मैं इसको लिटरल सेंस में बोल रही हूँ। इमरजेंसी वाली जो चीज थी, जब इमरजेंसी आ गई थी, इमरजेंसी मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी टाइप्स बट नॉट एग्जैक्टली फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो हमने जो गोल्ड था जो लंदन में रखा था वो भी हम वापस लाए थे और कुछ हमने वापस बाहर भी रखा था। अब क्या होता है, ये तुम्हारा आईएमएफ से चीजें जुड़ी हुई होती हैं, यानी बाहर रखी जाती हैं कंट्री के बाहर इनको सेफ रखने के लिए। फाइन। 2025 के अकॉर्डिंग $600 बिलियन का हमारा फॉरेक्स रिजर्व है ना। तो ये आपका फॉरेक्स रिजर्व में होता है, जितने आपके फॉरेस्ट रिजर्व की वैल्यू होती है उतने ही मैं नोट प्रिंट कर सकती हूँ, उतने ही आरबीआई प्रिंट कर सकता है। जो मैंने 4 ब्रांचेस तुम्हें बता दी ना, वन इज इन देवस, नासिक, मैसूर, सैल्बोनी, इन 4 जगहों में ये नोट प्रिंटिंग होती है ना। और स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के बारे में ये मैं बता देती हूँ, बट अगर यहाँ पर $600 बिलियन का पूरा फॉरेक्स रिजर्व है ना, तो उतने नोट प्रिंट हो जाएंगे। समझ में आया? दिस इज फॉरेक्स रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका आपको थोड़ा सा मैं रेलेवेंस बता दूं। इसका रेलेवेंस ये है, फॉर एग्जांपल इसमें यूएस डॉलर्स भरे हुए हैं, इसमें यूरो भरे हुए हैं। कभी मान लो कभी दिक्कत आ जाए, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मेरे को मेरी कंट्री को या फिर मेरे को जो ट्रेड करना है, ठीक है, मेरे को दिक्कत आ रही है, तो दिक्कत में मान लो मेरे पास पैसे कम हो गए, तो मैं फॉरेक्स रिजर्व से आई कैन यूज दैट पर्टिकुलर मनी, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे अगर मैं बात करूं, इसमें हर करेंसी यूज होती है, ठीक है। तो अगर मेरे को किसी करेंसी की जरूरत पड़ी, फॉर एग्जाम्पल येन की जरूरत पड़ रही है या फिर पाउंड की जरूरत पड़ रही है, तो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, ठीक है। बट बाद में मेरे को उसको रीफिल भी करना पड़ेगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, इसको खाली नहीं छोड़ सकते हो। और रीफिल करके जितनी वैल्यू है मेरी रुपी की उस पर्टिकुलर करेंसी से, उतना मैं एक्सचेंज करके यहाँ पर लाकर फिल कर दूंगी उसको, ठीक है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एक टाइप का आई वुड से सिस्टम है, ये करेंसी नहीं है, ठीक है। आईएमएफ की ये कुछ ऐसा काम करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, कंट्री ये है, उसका एक उसके पास फॉरेक्स रिजर्व कम पड़ रहे हैं, उसको ज्यादा यूएस डॉलर्स चाहिए, ठीक है, अपने इंपोर्ट्स को पे करने के लिए। तो ये क्या करेंगे, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को एक्सचेंज कर लेंगे किसी और आईएमएफ बंदे के साथ जिसके पास यूएस डॉलर्स हो। इट्स अ काइंड ऑफ, आई वुड से इट्स अ काइंड ऑफ अ राइट, इट्स काइंड ऑफ अ सिस्टम, इट्स अ काइंड ऑफ एन अग्रीमेंट, अदरवाइज इट्स नथिंग, इट्स नॉट अ करेंसी। तो उस अग्रीमेंट के तहत या फिर उस आई वुड से सिस्टम के तहत, अगर मेरे पास यूएस डॉलर्स की कमी है तो मैं किसी और कंट्री से मांग सकती हूँ, क्योंकि मेरे फॉरेक्स रिजर्व्स में कमी पड़ रही है। और क्योंकि मैं उस कंट्री से मांगू जो आईएमएफ में है, मेरे पास मेरे साथ आईएमएफ में, आप अगर हमारे पास इस पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज, ठीक है, 193+2 है, 2 तुम्हारे पैलेस्टाइन है एंड वैटिकन सिटी है, ठीक है। तो हमारे पास इतनी कंट्रीज है और 190 तो पार्ट है ही आईएमएफ का, ठीक है। और तुम उसमें देखोगे कि आईएमएफ वाली कंट्री मेरी हेल्प कर दी, बाद में उसको पे बैक कर दूंगी इस स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के तहत। समझ में आया ये वाला अग्रीमेंट? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, आईएमएफ। टाइप्स ऑफ मार्केट्स हमने रेट समझ लिए थे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जब हम ब्रिटेन वुड्स पढ़ रहे थे। अगर किसी ने वो नहीं पढ़ा है तो आई वुड सजेस्ट मेरी पहली वीडियो जाकर देख लो, वहां पर मैंने ब्रिटेन वुड्स एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, तो वहां पर तुम्हें चीजें मिल जाएंगी। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। अब हम पढ़ेंगे फिक्स्ड मार्केट और एक फ्लोटिंग मार्केट क्या होती है, मिक्स्ड मार्केट क्या होती है। देखो, फिक्स्ड मार्केट का मतलब होता है तुम्हारा कम्युनिज्म बहुत भरा पड़ा है उस कंट्री में, जैसे चाइना या फिर नॉर्थ कोरिया, बाहर की चीज कुछ भी अलाउड नहीं है, तुम अपने ही कंट्री का सामान यूज करोगे, यू गोइंग टू बी बाउंड बाय गवर्नमेंट डिसीजंस ओनली, ठीक है। तुम्हारी फाइनेंशियल जो चीजें हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस है, फाइनेंशियल एडवाइसेस है, वो सब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली जाएंगे, दैट इज नोन एज अ फिक्स्ड मार्केट। वो फिक्स्ड मार्केट एस्टैब्लिश होती है फॉर एग्जांपल चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है। फ्लोटिंग मार्केट इज समथिंग जहां पर स्टॉक मार्केट इज देयर फॉर यू एंड विच बेसिकली रेगुलेट्स एवरीथिंग, ठीक है। जब मैंने बोला था कि हम पहले बात कर रहे थे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बारे में, है ना, फ्लोटिंग और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जब मैंने शुरुआत में बात करी थी, जब हमारी करेंसी पैक कर दी गई थी यूएस डॉलर्स के साथ, यूएस डॉलर्स इन टर्न पैक कर दिया गया था गोल्ड के साथ, ठीक है। तो उस केस में वो फिक्स था भाई, गोल्ड के साथ है यूएस डॉलर के साथ हम जुड़े हुए हैं, तीनों एक साथ ही रहेंगे, मेंटेन करके एक साथ साथ चलेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट इज लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग, तुम्हारा डॉलर्स इज बैक्ड बाय ट्रस्ट एंड हमारी करेंसीज डॉलर के अकॉर्डिंग चल रही हैं। डॉलर के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स नहीं चलती हैं करेंसीज, बट इसलिए चलती हैं, कहीं लिखा नहीं वो डॉलर के अकॉर्डिंग, बट ऑफ कोर्स दिस इज द ग्लोबल करेंसी, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको देखते हैं, बिकॉज डिमांडिंग वही है, ट्रेड वगैरह करने में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में उस करेंसी का सबसे बड़ा रोल रहता है, ठीक है, फाइन।
अब फॉर एग्जाम्पल सो दैट इज नोन एज वो स्टॉक मार्केट से रेगुलेशन उसका. एंड व्हेन आई एम सेइंग फिक्स्ड मार्केट, तो फिक्स्ड मार्केट में तुम्हारा कम्युनिज्म वाली चीज भी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस हैं, है ना, जब गवर्नमेंट बोलती है ना कि इतने ये वाले राइस इतने रुपए किलो मिलेंगे उस पर्टिकुलर मार्केट में, जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड मंडीज होती हैं उधर बात कर रही हूँ मैं, तो वो मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट सेट कर देती है. ठीक है, असेंशियल गुड्स पर जब गवर्नमेंट प्राइस लगा देती है, जब गवर्नमेंट शुगर पर प्राइस लगा लेती है किसी और चीज पर, तो वहां पर गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर रही है. बट एट द एंड ऑफ द डे आई वुड से कंप्लीटली गवर्नमेंट इंडिया में हर चीज को नहीं देखती है. राइट, तुम्हारे ऑफकोर्स जो शैम्पूज हैं या फिर अदर काइंड ऑफ टॉयलेटरीज हैं या फिर क्लोथ्स हैं, अपैरल है, हर चीज नहीं देख रही ना गवर्नमेंट. हर चीज पर तो प्राइस लिस्ट तो नहीं निकाल रही ना, कुछ चीजों पर लगाती है. तो इन दैट केस बिकम अ मिक्स्ड मार्केट, राइट, नॉट फ्लोटिंग और फिक्स्ड. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हम तो भाई हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है. ठीक है, हमारा जो रुपी है वो यूएस के साथ फ्लक्चुएट करता रहता है, यूएस डॉलर्स के साथ. कभी 83 88 हो गया, ये सब हो गया. अब सऊदी अरेबिया जैसे कंट्री है, उसने अपना जो सऊदी अरेबिया जो वो है करेंसी, उसने अपने आप को यूएस डॉलर पर पैक करके रखा हुआ है फिक्स्ड. तो वो ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होता. इट्स अराउंड 3 पॉइंट समथिंग 75 और समथिंग, एक बार उसको चेक कर लेना. बट वो कभी फ्लक्चुएट नहीं होता, वो सेम रहता है. ठीक है, कुछ कंट्रीज में कर रखा है ऐसा, तो ऑफकोर्स कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट करा, कुछ कंटिन्यू करते जा रहे, कुछ रिजेक्ट करते जा रहे. जब 1971 में फाइनली गोइंग ऑफ द गोल्ड सिस्टम अनाउंस करा था रिचर्ड निक्सन ने, तो वो डिपेंड करता है करेंसी कंट्री टू कंट्री. बट अगेन मिक्स्ड मार्केट में तुम देख लो, तुम फिक्स्ड मार्केट देख लो, फ्लोटिंग मार्केट देख लो, हमारी तो मिक्स्ड मार्केट है, बिकॉज दोनों चीजें होती हैं. ठीक है, हमारा कैपिटलिज्म भी है, हमारा कम्युनिज्म भी है. फिक्स्ड मार्केट में सिर्फ और सिर्फ कम्युनिज्म होता है बिल्कुल तगड़े तरीके से. ठीक है, बट हमारे इधर दोनों करा जाता है. हमारे इधर एफडीआई, एफपीआई, एफआई सब आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस भी अनाउंस कर देते हैं हम. वी डूइंग एवरीथिंग. स्टॉक्स और बॉन्ड्स, अभी रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप वाली चीज है ना, डिबेट आई है कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस है, तो और दोनों क्या बेटर है इन्वेस्टमेंट के लिए. ये तुम्हारे आर्टिकल्स में पब्लिश हुआ था, काफी लोगों ने इस पर रिपोर्ट्स भी बनाई थी. तो अगर मैं बताऊं, ऑफ कोर्स बॉन्ड्स आर बेटर देन स्टॉक्स. ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जांपल, इफ आई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड इफ आई इन्वेस्ट, लेट्स सपोज आई डू ट्रेडिंग. ट्रेडिंग का एग्जांपल देती हूँ, अगर ट्रेडिंग तुमने सुना हो, ठीक है, बट आई होप सुना ही होगा तुम लोगों ने. तो फॉर एग्जांपल, इफ आई एम इन्वेस्टिंग, बहुत स्मॉल अमाउंट आई एम टेकिंग 1000 रुपीज, 1000 रुपीज आई एम इन्वेस्टिंग. I've invested in a particular stock. Let's suppose I have invested in अडानी फार्मास्यूटिकल्स. ठीक है, अडानी फार्मा वाले स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट करा 1000, और मैं बैठी हुई हूँ, मैं उसको पूरा कैंडल स्टिक देख रही हूँ, मैं सारे उसके ट्रेंड्स को ऑब्जर्व कर रही हूँ. ट्रेंड्स ऑब्जर्व करने के बाद मैंने देखा कि मेरे जो 1000 रुपीज थे वो 5 मिनट बाद 3000 रुपीज हो गए. ठीक है, ऐसे आई हैव नॉट डन इट एक्चुअली, बट मैं बता रही हूँ जितना आई हैव रेड अबाउट इट. तो 1000 से 3000 हो गए. ठीक है, 1000 से 3000 हो गए, तो उसमें मेरे प्राइस बढ़ गया, मैंने उसको एकदम डीमैट अकाउंट में रिडीम करा लिया. ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता था सिनेरियो कि 1000 से हो सकता है 2000 हो जाते हैं, सॉरी 200 हो जाते हैं, या फिर 500 हो जाते, कम हो जाते. मेरे को तो लॉस हो गया ना एट द एंड ऑफ द डे, है ना. स्टॉक मार्केट में घुसकर अगर ऐसी सिचुएशन है, मेरे पास 1000 के अलावा कुछ नहीं है, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसमें लगी हूँ, तो मेरा तो लॉस हो गया ना एट द एंड ऑफ द डे. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करूंगी ना, बॉन्ड में लेट्स सपोज मैंने 1000 इन्वेस्ट करे, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम पर, एंड उसका मेरे को इंटरेस्ट देते जाएगी वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट. यूजुअली क्या होता है, या तो तुम्हारे पास गवर्नमेंट बैक बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योर्ड बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, है ना, या फिर हाइब्रिड बॉन्ड्स होते हैं. बट गवर्नमेंट वाले मोस्ट ट्रस्टेड बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के. और अगर आप यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदो, वो तो वर्ल्ड के सबसे ट्रस्टेड बॉन्ड्स हैं. तो बॉन्ड्स में ना गवर्नमेंट, इट्स अ काइंड ऑफ बॉन्ड्स का मतलब ही क्या होता है, मैं उसमें गवर्नमेंट में, मैं गवर्नमेंट को अग्रीमेंट है, वो पैसे दे रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, हम गिविंग 1 लाख रुपीज. अब 1 लाख रुपीज मैंने गवर्नमेंट को दिए, तो गवर्नमेंट मेरे को इंटरेस्ट देती रहेगी. मान लो 4% एनुअली दे रही है, 8% एनुअली दे रही है 20 सालों के लिए. अब जब 20 साल बाद जब बॉन्ड मेच्योर हुआ, तो मेरे को इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो. मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, बट आई एम गोइंग टू गेट अ हेफ्टी अमाउंट आफ्टर 20 years. समझ में आया? दिस इज हाउ अ बॉन्ड वर्क्स. ठीक है, इन्फ्लेशन, अ वेरी गुड टॉपिक. इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यहाँ से काफी क्वेश्चन तो नहीं बनते, बट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ से काफी कॉन्सेप्ट जरूर बनते हैं. सो वील कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट सेशन.